कमला देवी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण बाद में खुद ही अपने कमरे से निकलकर रसोई के डिब्बों में झांकती हुई, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था आपको? कमला जी को उसकी बहू रेनू ने पूछा। बहू, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई में चाय नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है, कमला जी ने कहा। तो रेनू बोली, लेकिन माँ जी, आज तो 1 तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वही बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बातें सुनकर कमला देवी जी हैरान रह गईं। इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर कमला जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फोन आया था यह बात बताने के लिए कि वह 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही है, तो वह अभी मुझे 2-4 दिन के लिए नहीं ले जा पाएगी। यह सुनकर रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बोली, माँ जी, आपके तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह तय किया था कि 1 महीने बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की 1 तारीख को ही ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें अपने पीहर जाना पड़ा? मुझे सब पता है, सब कुछ उसकी चाल है, ताकि वह और 2-4 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सके। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 2-4 दिन और ज्यादा रह सकती हैं, तो आप 2 महीने बाद 4-5 तारीख को ही यहाँ पर वापस आइएगा। बड़ी भाभी को भी आपको 3-4 दिन ज्यादा ही रखना पड़ेगा। इतना सुनकर कमला जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गई और अपने पति हरिप्रसाद जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने? क्या कह रही है आपकी छोटी बहू? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। 1-2 दिन ज्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब सुनने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते कमला जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। वह हरिप्रसाद जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली कि अब मैं उनसे खाना नहीं मांगने वाली हूँ। अगर वह खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूंगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह लूंगी। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है मेरी। इतना लाचार तो कमला जी ने स्वयं अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना कि वह आज महसूस कर रही थी। अपने तीनों बेटों और बहुओं के राज में वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। करीब 1-1.5 घंटे के बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वह खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि इतनी बेइज्जती भरे खाने से तो भूखे मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान है। बैठे बैठे कमला जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के बाद 3 वर्ष बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था, और करीब 2 वर्ष के बाद सबसे छोटे बेटे का जन्म, तो सब लोग कितनी बधाइयां दे रहे थे मुझे। सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर लाई है भगवान से। तीनों बेटों की सेवा पाकर बड़े ठाठ से रहोगी, तुम दोनों का बुढ़ापा बड़े आराम से गुजर जाएगा। लेकिन आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही नर्क बन गई। जब तक हम दोनों साथ में थे, हमारे तीनों बेटे हर बात मानते थे हमारी, और हिम्मत है कि तीनों बहुओं में से कोई मुंह तक भी खोल दे। लेकिन आपके जाने की देर थी कि तीनों बेटों और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर लिया। उन्होंने मुझसे पूछना तक भी जरूरी नहीं समझा, अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरी रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, हो तो उनकी माँ। भिखारियों जैसी हालत कर दी है मेरी इन लोगों ने। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते कमला देवी जी के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हरिप्रसाद जी और कमला जी ने बहुत संघर्ष करके अपने तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दिनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हरिप्रसाद जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयां जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उनके पूरे महीने की तनख्वाह निकल जाती थी। इसलिए कमला जी घर का काम करने के बाद जो समय बचता था उसमें सिलाई का काम भी किया करती थी।
और दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब तीनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने कमला जी को यह काम करने से मना कर दिया था, तो कमला जी ने भी बिना किसी टाल मटोल के उनकी बात मान ली थी। हरिप्रसाद जी और कमला जी ने बहुत मेहनत करने के बाद यह बड़ा मकान बनाया था। उसके बाद तीनों बेटों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और तीनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से हरिप्रसाद जी ने अपने तीनों बेटों राकेश, मोहन और सुरेश की शादियां की थी। तीनों बेटे बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन रिटायरमेंट के कुछ समय बाद ही हरिप्रसाद जी बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद ही अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उनकी बात तो जैसे घर की कायापलट ही हो गई। तीनों बेटे जो आपस में प्यार प्रेम से रहते थे उनके झगड़े लगने लगे। बड़े अरमानों से जो हरिप्रसाद जी और कमला जी ने जो मकान बनवाया था, अब वह 3 टुकड़ों में बंट चुका था और 3 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के 3 टुकड़े होने के साथ ही कमला जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उस मकान के पीछे जो गेट हुआ करते थे, मकान के बीचों बीच अब 2 दीवारें खड़ी हो गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास, बीच वाला हिस्सा छोटे बेटे के पास और जो पीछे का हिस्सा था वह दूसरे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका। तीनों बेटे बहुओं ने कमला जी से पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीने तीनों ने कमला जी को रखने की बारी बांध ली। उन्हें यह फरमान सुना दिया गया कि जिसके पास वह रहेंगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो आलम यह था कि 1-2 महीने से भी ऊपर हो जाए तो कमला जी की बहू उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता देने तक को भी तैयार नहीं थी। आज कमला जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। उसके बावजूद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर अपने बच्चों को पाल लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता वह 2 हैं या 3, मगर वही बच्चे शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माँ पिता को नहीं पाल सकते। अब कमला जी के बड़े बेटे और बहू भी घर आ चुके थे, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई न था। शाम के समय जब कमला जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहां उनको एक समाज सेविका का ग्रुप जो दिल्ली से आया था बैठा अपना प्रोग्राम बना रहा था। उनमें से एक समाज सेविका महिला ने कमला जी को कहा, अरे कमला जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। तो उनकी बात सुनकर कमला जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी हरिद्वार यात्रा की बात को टाल दिया था। मन को मारकर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो कमला जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, रेखा बहन, बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं हरिद्वार की यात्रा पर जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने बड़े बेटे से बात की तो बड़े बेटे ने जो जवाब दिया उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्ची करती हैं आप। यह सुझाव आपको किसने दिया? आपकी किसी सहेली ने? इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह हैं, उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब? कमला जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी कि यही बेटा होता था जो आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके हरिप्रसाद जी से पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो वह बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। बड़े बेटे की बात का कमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप करके वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब कमला जी मंदिर गई तो उनकी सहेली रेखा जी भी मंदिर आई हुई थी। कमला जी को देखकर वह बोली, अरे बहन कमला, तुम चल रही है ना हम सबके साथ हरिद्वार की यात्रा पर?
इस बात पर कमला जी थोड़ा हड़बड़ाते हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए बोली, बहन रेखा, इस बार कुछ जरूरी काम आ गया है और फिर बेटे बहू का भी इस महीने घर में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, अगली बार पक्का चलूंगी। अरे कमला जी, तुम्हारा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी घर में ज्यादा खर्चा हो गया है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद ही नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर कमला जी उदास हो गई और अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने बनाती हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी होगी या नहीं। रेखा, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हारे बेटे तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देते हैं। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज के लिए पैसे मांगने जाऊं तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना देते हैं। अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूं? अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूं? रेखा जी कहते हुए, और आज देखो मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर कमला जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो? इस पर रेखा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने फोन पर देखा कि मेरी जैसी कितनी बुजुर्ग औरतें फोन पर ऑनलाइन वर्क करती हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपनी पोती की मदद से एक चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। अपनी पोती की मदद की बात करते करते रेखा ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, शाम को पार्क में मिलते हैं। रेखा जी की बातें सुनकर कमला जी हैरान रह गई और घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और ना ही बहुएं, और बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक नहीं फटकने देती। फिर कुछ देर सोचकर अचानक उसके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय अपनी सहेली रेखा के पास उन्होंने फोन लगाया और थोड़ी ही देर में उनसे मिलने पहुंच गई। रेखा, काफी समय पहले मैं सिलाई बुनने का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वह काम छोड़ दिया था। तुम्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक चैनल खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं सिलाई बुनाई और क्रोशिया चलाना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? रेखा जी कहते हुए बोली। कमला जी की बातें सुनकर रेखा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें भी कुछ पूछने वाली बात है क्या? यह काम तो तुम आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण मौजूद हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस फिर क्या था। कमला जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में ही रेखा जी ने सारे काम कमला जी को एक एक करके आसानी से समझा दिए। जैसे तैसे करके कमला जी ने झिझकते हुए अपनी वीडियो तो बनवा ली और उसे अपलोड भी कर दिया। उनका दिल टूट गया तब उस पर 20 से 25 व्यू ही आए। कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार वे हिम्मत हार कर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके करीब 8 दिन बाद रेखा जी का फोन आया और उसने फोन पर जो बात बताई वह सुनकर कमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। रेखा जी ने उन्हें बताया कि कमला जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों ने पसंद किया है। आज कमला जी अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू कर दी और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई।
अब उन्होंने अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल गया था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। करीब 3 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक तो वह वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग करना तक के सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया कैमरे वाला अच्छा सा मोबाइल और कुछ जरूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वह अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू मालती हैरानी भरी नजरों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन कमला जी अपनी बहू की परवाह न करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। उनकी बहू को सारा माजरा समझने में देर न लगी और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज सुबह शाम यह गुल खिलाने जाती हैं आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? बड़ी बहू की बातें सुनकर कमला जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे रूही, तेरी सास तो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। यह सुनकर रूही कुछ हैरान सी रह गई, लेकिन जब उसकी सहेली ने कमला जी की वीडियो उसे दिखाई तो उसे देखकर वह अचंभा सा रह गई। वह हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वीडियो में दिखने वाली वृद्ध महिला उसकी सास ही है। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज कमला जी बेहद खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निमटने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने उनके तीनों बेटे और बहुएं खड़े थे, उनकी क्लास लेने के लिए तैयार, और उन्हें देखकर ही वह बरस पड़े। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ रखी थी? इस उम्र में तो तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए और अब तुम यह सब करने चली हो। अपने बेटों की बातें सुनकर कमला जी कहने लगी कि बेटा, यह सब काम मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि सिलाई बुनाई मेरा बरसों पुराना शौक था और जब मुझे शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? कमला जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप यह तमाशा क्यों करने चली हैं? पूरे मोहल्ले में नाक कटा कर रख दी है तुमने हमारी। बड़ी बहू की यह बात कहने की देर थी कि कमला जी के बड़े बेटे ने यह फरमान सुना दिया, तो कहीं और जाकर करो, हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कमला जी जो काफी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुने जा रही थी, यह देखकर हैरान थी कि जिन बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती थी, जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटों की बातें सुनकर आखिर कमला जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और बुलंद भरी ऊंची आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया कि यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति करेंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ न समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिससे हर महीने की 1 तारीख को किक मार के अपने घर से निकाल दिया जाता था। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरस तरस कर दी जाती थी कि जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए कमला जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है तुमने? जिसके पास मैं रहती हूँ वहाँ सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे? तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना डाली। वाह बेटा, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं, तुम्हारा यह रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 3 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान के 6 कमरे थे, जिससे तुमने 2-2 करके हिस्सों में बांट लिया। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ।
अब इस मकान के 4 हिस्से होंगे। यह सुनकर बहू बेटों की आंखें फूल गई। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनका सबसे छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ कुछ सोच समझ कर बोला कीजिए, चौथे हिस्से का क्या मतलब है? कमला जी बोली, चौथा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे अपना कमरा अलग चाहिए, कमरा मेरे रहने के लिए। अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए। मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूंगी। तुम लोग मुझे 2 दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। 1 तारीख से ऊपर 1-2 दिन भी ऊपर हो जाए तो अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब यह माँ 3 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। कमला जी की बातें सुनकर तीनों बहुएं अपने पति पर चिल्लाने लगी, इस मकान के 4 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 1-2 कमरे में गुजारा ना हो पाएगा। इससे पहले कि तीनों बेटे कुछ बोलते, कमला जी ने कहा, शुक्र मानो कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतजाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी जिंदगी में किसी का कोई दखल नहीं चाहिए। कमला जी की बात सुनकर तीनों बेटे और बहुएं ही अपना मुंह लेकर चुपचाप खड़े रह गए। वह सब दंग थे कि आखिर उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से। परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही जवाब की उम्मीद थी। आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।